Hello students, good morning to all of you. Welcome in online platform of ACA School Jaipur. I am Evan Sharma, physics faculty in ACA School. Today we will start first chapter of physics and chapter name is electric charge and field, which is also known as electrostatic. What is the first topic of this chapter? First topic is electricity. What is the electricity? Electricity is the branch of physics in which we can study about चार्जेस, यानी वो ब्रांच जिसके अंदर हम चार्जेस के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाती है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है. देयर आर टू सब ब्रांचेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दो सब ब्रांचेस होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की. फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रोडायनेमिक. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है. इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? In the sub branch of electricity we can study about rest charges. वो सब ब्रांच जिसके अंदर हम रेस्ट चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं. या फिर एक और इसका डेफिनेशन बन सकती है. एक और डेफिनेशन क्या है, द सब ब्रांच इन विच वी कैन स्टडी अबाउट इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस, यानी दो चार्जेस के बीच में होने वाले इंटरेक्शन की स्टडी भी हम इस सब ब्रांच में करते हैं. देखिए जैसे आपके पास दो चार्ज हो गए, ए पॉइंट पर आपके पास कोई रेस्ट चार्ज है Q1 और बी पॉइंट है, इस पर दूसरा आपके पास कोई रेस्ट चार्ज है Q2. अब चार्ज जो होता है अपने सराउंडिंग एक फील्ड क्रिएट करता है. इस फील्ड को कौन सा फील्ड कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड. अच्छा, अगर दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं, दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं, तो दोनों आपस में रिपल्शन फोर्स लगाएंगे. अगर एक प्लस एक माइनस है तो आपस में कौन सा फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्शन फोर्स. रिपल्शन फोर्स इज ऑलवेज आउटवर्ड एंड अट्रैक्शन फोर्स इज ऑलवेज इनवर्ड. तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो रिपल्शन या अट्रैक्शन है, इन्हें क्या बोलते हैं, इंटरएक्शन बिटवीन चार्जेस बोलते हैं. तो वो ब्रांच जिसमें दो चार्जेस के बीच होने वाले इंटरएक्शन की स्टडी करते हैं उसे भी क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की दो डेफिनेशन मिलकर हमें मिल गई. यहां पर पहली तो बन गई कि जो कोई रेस्ट चार्ज है उसकी स्टडी जिस ब्रांच में कर रहे हैं या तो उसे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल रहे हैं, या फिर दो चार्जेस के बीच में होने वाले इंटरेक्शन की स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं उसे भी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं. ठीक है, सेकंड ब्रांच की तरफ चलते हैं. सेकंड सब ब्रांच देखते हैं क्या है इसके अंदर. सेकंड सब ब्रांच है हमारे पास इलेक्ट्रोडायनेमिक. तो इलेक्ट्रोडायनेमिक क्या होती है, in this sub branch we can study about motional charges. ये वो सब ब्रांच है जिसके अंदर हम मोशनल चार्जेस की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं. पर क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम भी इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो सबसे पहले हम रेस्ट चार्जेस की ही स्टडी करेंगे, मोशनल चार्जेस में अभी नहीं चलेंगे. तो देखिए जो हमने दोनों डेफिनेशंस पढ़ी, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक ले लीजिए चाहे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ले लीजिए, यहां पर चार्जेस के बारे में आ रहा है. कहीं तो रेस्ट चार्ज की स्टडी आ रही है, कहीं मोशनल चार्ज की स्टडी आ रही है. इट मींस पूरा चैप्टर कहीं ना कहीं किस पर डिपेंड करता है, चार्ज पर डिपेंड करता है. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि चार्ज की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है. जो हमने यहाँ डेफिनेशन लिख रखी है वो क्या लिख रखी है, इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट सेपरेट फ्रॉम इट. यानी वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी जिसे हम सब्सटेंस से सेपरेट नहीं कर सकते हैं क्या कहलाती है, चार्ज कहलाती है. अब क्योंकि साइंस है तो हर चीज के पीछे रीजन होगा, सेपरेट क्यों नहीं कर सकते. देखिए यहां पर जब भी आप कोई सब्सटेंस लेते हैं, एटम लेते हैं, तो जनरली वो न्यूट्रलाइज होता है. न्यूट्रलाइज का मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है इस पे, नेगेटिव चार्ज. अब इसके ऊपर आप दो प्रोसेस करवा सकते हैं. या तो आप इसमें से इलेक्ट्रॉन को पार्टेड कर सकते हैं, अलग निकाल सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, या फिर आप इसको और इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं. तो अगर मैंने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो इसका मतलब इस नेगेटिव चार्ज को मैं बाहर ले गया, तो उस कंडीशन में अपने आप इस पर कौन सा चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया. दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं और तो इलेक्ट्रॉन जब दे रहा हूं तो ये प्लस माइनस तो न्यूट्रलाइज हो गए थे, ये माइनस चार्ज इसके ऊपर डेवलप हो जाएगा. इट मींस कोई भी काम कर लीजिए, चाहे आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालिए, चाहे उसको इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, चाहे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए, चाहे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए, कोई ना कोई चार्ज उस पर हमेशा प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा. सो चार्ज इज द बेसिक नीड ऑफ सब्सटेंस, बेसिक नीड ऑफ पार्टिकल व्हिच कैन नॉट सेपरेट फ्रॉम इट. वो बेसिक नीड है जिसे हम
किसी पार्टिकल से क्या नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो चार्ज की यहां बेसिक डेफिनेशन बन गई कि इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए सबस्टेंस व्हिच कैन नॉट सेपरेट फ्रॉम अ सबस्टेंस। हम सबस्टेंस से उसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला, तो उस बेस पर हमने माना कि दो तरह के चार्ज होते हैं। कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। पहला चार्ज आपका बना पॉजिटिव और दूसरा कौन सा बना? नेगेटिव। तो डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज कब आया था? देखिए पॉजिटिव चार्ज कब आया था, मैंने अभी जैसा आपको बताया पहले कि प्लस माइनस अपने पास इक्वल है। पहली कंडीशन में मैंने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, मतलब m of e इक्वल टू 9.1 into 10 to power minus 31 किलोग्राम मास इसका बाहर निकाल दिया। अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है तो इलेक्ट्रॉन जितना मास भी उसके साथ बाहर जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज की डेफिनेशन क्या बन जाएगी कि इलेक्ट्रॉन यहां कम हो रहे हैं, मतलब डेफिशिएंसी आ रही है। सो द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। कि अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए या इलेक्ट्रॉन के मास की कमी हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। यहां पर एक फॉर्मूला भी डेवलप होगा। देखिए अगर मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन जितना मास भी तो कम हो गया, तो यहां पर मास में चेंजेस आएगा। चेंज इन मास का फॉर्मूला बनेगा del m is equal to n into m of e. Here n is number of electron. कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप इसमें से बाहर निकालना है उसको n से रिप्रेजेंट कर दिया। m of e हमें पहले से पता है कांस्टेंट होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कितना है? 9.1 into 10 to power minus 31 किलोग्राम। ये आपका मास ऑफ क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये बाहर जाने पर डेफिशिएंसी क्रिएट करवा रहा है मास में, तो कितना चेंजेस होगा मास में? del m is equal to n into m of e का क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज क्लियर हो गया कि जहां डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आती है वहां कौन सा चार्ज डेवलप होता है? पॉजिटिव चार्ज। दूसरी बात करते हैं नेगेटिव चार्ज की। नेगेटिव चार्ज कब डेवलप हो रहा है? जब आप उसको और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। इट मींस गिविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज पॉजिटिव चार्ज। अब अच्छा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो उतने आपके पास मास भी तो बढ़ गया इलेक्ट्रॉन का, तो हम क्या कह सकते हैं? द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन के मास में एक्सेस हो जाए या फिर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा चले जाएं, एक्सेस में आ जाएं, तो उसे आप नेगेटिव चार्ज कहेंगे। और यहां पर चेंज इन मास डिक्रीमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? इंक्रीमेंट को। तो इंक्रीज होता है मास, कितना होता है? del m is equal to n into m of e। तो ये आपका इंक्रीमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। तो हमने बेसिक पढ़ लिया कि दो तरह के चार्ज हमारे पास डेवलप हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज, और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम कि चार्ज की डेफिनेशंस तो देख ली, टाइप देख लिया हमने। अब हम ये देखेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ चार्ज कैसे होता है, चार्ज को प्रोड्यूस कैसे किया जा सकता है। तो प्रोडक्शन ऑफ चार्ज की बात हम जब करें तो उसमें सबसे पहला मेथड आता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। यानी फ्रिक्शन करके भी हम क्या कर सकते हैं? चार्ज को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। वो कैसे होगा? देखिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे थेल्स, और थेल्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अंबर लिया और अंबर को इलेक्ट्रम भी कहते हैं ग्रीक लैंग्वेज में, और उन्होंने इसे रब किया किससे? वूल से। वूल से जैसे उसने रब किया तो देखा कि ये लाइट बॉडीज को भी अपनी तरफ क्या कर रहा था? अट्रैक्ट कर रहा था। तो पहले एक्सपेरिमेंट से पता चल गया कि अंबर को जब हमने वूल से रब किया तो ये अपोजिट चार्ज वाली जो लाइट बॉडीज है उन्हें अट्रैक्ट करने लग गया। इसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को आगे गिलबर्ट ने बढ़ाया। गिलबर्ट ने क्या बताया? गिलबर्ट ने बताया कि एक ग्लास रोड ली हमने, एक एबोनाइट की और रोड ले ली। ग्लास रोड और एबोनाइट की रोड को, ग्लास को तो किससे रब किया? सिल्क से। एबोनाइट को किससे रब किया? फर से, या फिर किससे रब कर सकते हैं? कैटस्किन से। यानी फर और कैटस्किन सेम चार्ज प्रोड्यूस कराएंगे किसके ऊपर? एबोनाइट के ऊपर। तो इन्होंने देखा कि ये भी जो लाइट बॉडीज थी उन्हें अपनी तरफ क्या करने लग गया? अट्रैक्ट करने लग गया। अब इन दोनों एक्सपेरिमेंट से एक ही डायरेक्शन में इंडक्ट कर रही हैं। दोनों एक्सपेरिमेंट क्या बता रही हैं कि जब दो बॉडीज को आप रब करते हैं तो रबिंग से एक ऐसी प्रॉपर्टी डेवलप होती है कि वो अपोजिट चार्ज वाली बॉडी को अपनी तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। यानी when two objects are rubbed with each other then they obtain a property, by this property they can attract the body which have opposite charge। यानी रबिंग से एक ऐसी प्रॉपर्टी डेवलप हुई जिससे वो उन बॉडीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं जिनके ऊपर क्या था? अपोजिट चार्ज था। इसमें हमने देखिए कंक्लूजन में लिख भी दिया है, when two bodies rub with each other then they
obtain the property to attract bodies of opposite charge, this is called friction and this property is called frictional electricity. इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं. देखिए इसमें आपने देखा होगा कि कंघे को जैसे ही हम सूखे बालों पर घुमाते हैं तो बालों में और कंघे में फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन के कारण चार्ज प्रोड्यूस होता है. जैसे ही हम उसे छोटे छोटे कागज के पार्टिकल्स के पास ले जाएं या मिट्टी के पार्टिकल्स के पास ले जाएं तो देखते हैं अपन वो कंघे के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि कंघे और बालों में फ्रिक्शन होने से इलेक्ट्रिसिटी आ गई और इलेक्ट्रिसिटी से वो अपनी तरफ उन्हें क्या करता है? अट्रैक्ट करता है. तो पहला जो मेथड था चार्जिंग का वो फ्रिक्शन बताया गया कि जब दो ऑब्जेक्ट को रब किया ना तो वो ऐसी प्रॉपर्टी लेके आ गए जिससे अपोजिट चार्ज वाले ऑब्जेक्ट उनकी तरफ क्या हो गए? अट्रैक्ट हो गए. जैसे देखिए मैंने एक यहां पर आइसोलेटेड सिस्टम को कंसीडर कर लिया. इस सिस्टम में मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक तो कौन सा हो गया? ग्लास रॉड और एक क्या हो गया? सिल्क. देखिए चार्ज की एक खास बात होती है, चार्ज हमेशा कंजर्व्ड होता है. इट मीन सिस्टम के अंदर ही एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे जा सकता है, सिस्टम से बाहर चार्ज ट्रेवल नहीं कर सकता. तो जब मैं ग्लास को सिल्क से रब करता हूं तो इलेक्ट्रॉन ग्लास से किस में जाते हैं? सिल्क में जाते हैं, क्योंकि ग्लास के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो ग्लास के ऊपर तो कौन सा चार्ज डेवलप होता है? पॉजिटिव, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और सिल्क इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसीलिए उसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होता है? नेगेटिव. यानी जो चीज आप रब कर रहे हो उसके अंदर ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि एक के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? कम होने चाहिए. इसी तरह से आप एबोनाइट और कैटस्किन की बात करें तो यहां देखिए आप, अगर मैंने एबोनाइट और कैटस्किन की बात कर ली, ये मैंने ले लिया एक तो एबोनाइट और दूसरा ले लिया मैंने कैटस्किन, ले लूं या फिर ले लूं फर. तो कैटस्किन और फर में से देखिए कैटस्किन आपने एक वो कार्टून चैनल आता है वो भी देखा होगा, निंजा हथौड़ी वाला, उसमें एक बिल्ली आती है कियो. वो क्या करते हैं? अपने पीठ पर जैसे ही प्लेट रगड़ती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं. इट मींस कैटस्किन के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किससे किसमें होंगे? कैटस्किन या फर से एबोनाइट में होंगे. तो एबोनाइट के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव. और कैटस्किन और फर के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं. तो सिस्टम ऐसा बनना चाहिए जिसके अंदर एक के पास कम इलेक्ट्रॉन और दूसरे के पास क्या हो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो. तो ऐसा नहीं है कि आप एबोनाइट को सिल्क से रगड़ देंगे, ग्लास को किससे आप रब करवा देंगे? कैटस्किन से. क्यों? दोनों के पास सेम प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, दोनों के पास एक्सिस में चार्ज नहीं होना चाहिए. एक के पास कम हो, एक के पास ज्यादा हो, एक के पास इलेक्ट्रॉन कम होने चाहिए, एक के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब चार्ज एक से दूसरे के ऊपर क्या होता है? ट्रांसफर होता है. यहां मैंने किसके साथ कौन सा ऑब्जेक्ट ले सकते हैं उसकी मैंने टेबल भी बना दी है कि एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, एक नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट लिया जाता है. पॉजिटिव में अगर मैं ग्लास रोड ले रहा हूं तो नेगेटिव में सिल्क क्लॉथ लूंगा इसके साथ. कैटस्किन या फर के साथ एबोनाइट या फिर प्लास्टिक रोड ले सकते हैं. और जो आपके पास वुलन क्लॉथ है उनके साथ या तो आप अंबर ले सकते हैं या फिर आप इसके साथ रबर को भी क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं. तो ये आपका फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी हो गई कि जब आप दो ऑब्जेक्ट को रब करेंगे तो उससे एक प्रॉपर्टी डेवलप होगी जिससे कि अपोजिट चार्ज वाला ऑब्जेक्ट उसकी तरफ क्या होने लग जाएगा? अट्रैक्ट होने लग जाएगा. ये फ्रिक्शन से चार्ज प्रोड्यूस करवाना होगी. सेकेंड मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन. कंडक्शन को एक नाम से और भी जानते हैं, कॉन्टैक्ट. चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट बोल दीजिए चाहे चार्जिंग बाय कंडक्शन बोल दीजिए. देखिए यहां एक हमने एक्सपेरिमेंट किया है. इसमें हमने देखा कि एक ऑब्जेक्ट के पास चार्ज Q इक्वल टू कितना था? शुरू वाले के पास 0, यानी अनचार्ज ऑब्जेक्ट है. दूसरा ऑब्जेक्ट हमने जो लिया इसके पास Q चार्ज है, इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है, यानी चार्ज ऑब्जेक्ट है. इन कॉन्टैक्ट जैसे हम कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो कॉन्टैक्ट में लाने से चार्ज दोनों के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इक्वली और चार्ज बन जाता है Q प्लस 0. इट मींस टोटल चार्ज बन गया Q. समझ रहे हैं ना बात को? इसके ऊपर 0 था, इसके ऊपर Q था, दोनों को जब कॉन्टैक्ट में लाए तो Q प्लस 0 यानी टोटल चार्ज आपके पास Q ही रह गया. अच्छा, अब जब मैंने इनको वापस सेपरेट किया तो ये हाफ हाफ चार्ज ले लेंगे अपना अपना, यानी इसके ऊपर भी Q/2 चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर भी कितना आ जाएगा? Q/2 चार्ज आ जाएगा. इट मींस जैसे ही आपने इनको पार्टेड किया, जैसे ही आपने इनको सेपरेट किया तो बोथ जो कंडक्टर हैं वो हाफ हाफ चार्ज लेकर आ गए, यानी दोनों के ऊपर आधा आधा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया.
तो क्या कंक्लूजन है इससे कि व्हेन ए चार्ज कंडक्टर इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विथ अदर अनचार्ज कंडक्टर, जब कोई चार्ज कंडक्टर दूसरे अनचार्ज कंडक्टर के कांटेक्ट में आता है, देन द सेम टाइप ऑफ चार्ज स्प्रेड ऑन बोथ द कंडक्टर, तो सेम टाइप का चार्ज दोनों पर स्प्रेड हो गया, इस पर भी एक पे भी पॉजिटिव था तो दूसरे पे भी पॉजिटिव हो गया। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कांटेक्ट। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय कांटेक्ट कहते हैं। ओके